Hello students, I am here from St. Mary's group of colleges and I am here to teach you about doctrine of caveat emptor. Before moving towards my topic, I would like to tell you that in my last video we learned about the modes of the dissolution of the firm in descriptive way. Now coming to my topic, that is doctrine of caveat emptor. Caveat emptor is a Latin phrase. Caveat emptor वाक्य शैली लैटिन वाक्य शैली है that translates to let the buyer be aware. खरीदार को सावधानी रहने दो. What exactly does it mean? Does the seller have no responsibilities? अब अगर जो ये कैवेट टेम्परेचर है ट्रांसलेट करता है लेट द बायर बी अवेयर को अवेयरनेस की बात करता है खरीदार के लिए, तो क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं बनती? द आंसर लाई इन द कैवेट टेम्परेचर. अब इस क्वेश्चन का आंसर जो लाई करता है वो कैवेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. आइए हम इसके बारे में और जानते हैं. कैवेट एम्पेटर इज़ अ लैटिन फ्रेज. कैवेट एम्पेटर जो है वो लैटिन फ्रेज है जो ट्रांसलेट करता है लेट द बायर बी अवेयर, खरीदारों की सावधानी की बात करता है. द डॉक्ट्रीन ऑफ कैवेट एम्पेटर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. डॉक्ट्रीन ऑफ कैवेट एम्पेटर जो सिद्धांत है कैवेट एम्पेटर का वो इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का. इट ट्रांसलेट्स टू जो ट्रांसलेट करता है लेट द बायर बी अवेयर, खरीदारों की सावधानी की बात करता है. दिस मीन्स इट लेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसका आशय ये है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ देयर चॉइसेस ऑन द बायर दमसेल्व्स. जो भी सामान कोई खरीदार खरीदता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस पे होती है? बायर पे होती है, खरीदार पे होती है. इट इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन सेक्शन 16, जो स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में ऑफ द एक्ट. देयर इज़ नो एम्प्लाइड, कोई स्पष्ट वारंटी अस्पष्ट वारंटी, देयर इज़ नो एम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन या फिर कोई कंडीशन नहीं है एज टू द क्वालिटी या फिर क्वालिटी के लिए ऑफ द फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस. अगर खरीदार कोई वस्तु खरीदता है तो उसकी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सप्लाई किया जाता है अंडर सच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर. तो सारी जिम्मेदारी किस पे अब बनती है? जांचने परखने की किसी वस्तु को इज ऑल ऑन अ बायर themselves. It tells about it. Then a seller makes his goods available. जो सेलर होता है जो अपनी सामानों को बेचता है, his goods available in the open market, उसको ओपन मार्केट में बेचता है. द बायर प्रीव्यूज ऑल हिज ऑप्शंस. जो बायर होता है खरीदार होता है उस सारे प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से समीक्षा करता है, ऑप्शंस देखता है, अकॉर्डिंगली मेक्स हिज चॉइस और अपनी चॉइस क्या करता है? चॉइसेस को डिसाइड करता है कि हमें कोई गुड्स लेने हैं या नहीं है. हेयर गुड्स आर कंसिडर्ड can be considered in many ways. They can be a table product, a vehicle product, or the clothes, and many more things which humankind needs on their day-to-day life for their necessities. Now let's assume that the product turns out to be defective. अब assume करते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया या फिर निम्न क्वालिटी का निकल गया, राइट, इन्फीरियर क्वालिटी का हो गया जिसमें गुणवत्ता बहुत ही निम्न है. देन द डॉक्ट्रीन सेज दैट, ये सिद्धांत ये कहता है कैवेट एम्पेटर का कि दैट द सेलर विल नॉट बी, विक्रेता जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा फॉर दिस. द बायर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, जो खरीदार है वो स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा किस चीज़ का? फॉर द चॉइस टू बी मेड, जो चॉइस किसने की हो? बायर ने की हो. सो द डॉक्ट्रीन अटेम्प्ट्स टू मेक द बायर मोर कॉन्शियस. तो जो कैवेट एम्पेटर है डॉक्ट्रीन है वो ये बात करता है, वो ये दर्शाता है दैट जो बायर है खरीदार हो वो मोर कॉन्शियस रहे, जागरूक रहे ऑफ हिज चॉइसेस जब वो कोई चॉइस करता हो किसी प्रोडक्ट की. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू चेक. अब ड्यूटी किसकी बनती है यहाँ पर? बायर की. किस चीज़ के लिए? टू चेक द क्वालिटी एंड द यूजफुलनेस.
गुणवत्ता और ज़रूरत अपने अनुसार ऑफ द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर प्रोडक्ट टर्न करता है डिफेक्टिव और डज नॉट लिव अप टू इट्स पोटेंशियल, या फिर जो प्रोडक्ट उसने ख़रीदा है खरीदार ने तो वो उस पर उतनी योग्यता नहीं है उस सामग्री पर, वस्तु पर, द सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर ये कंडीशंस होती हैं कि द प्रोडक्ट इज़ नॉट वेल एंड गुड फॉर द पोटेंशियल टू बी वर्क ऑन, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी will be of not the seller. The whole responsibility will depend on the buyer. Let us see an example. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. The example is A bought a horse. अब जो A व्यक्ति है वो हॉर्स लेता है B से, दूसरे व्यक्ति से. A wanted to enter the horse in a race. अब जो A पर्सन है वो चाहता है कि घोड़े को वो रेस में दौड़ा सके, बट जब वो टर्न्स आउट द हॉर्स, जब वो क्या करता है, टर्न करता है, हॉर्स को घुमाता है, तो वो देखता है डैट द हॉर्स वॉज नॉट कैपेबल, जो हॉर्स है वो कैपेबल नहीं होता ऑफ रनिंग, दौड़ने के काबिल नहीं होता, अ रेस इन अ रेस, रनिंग अ रेस ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लेम, क्योंकि जो घोड़ा होता है वो लंगड़ा होता है. देन बट ए डिड नॉट इन्फॉर्म बी, बट यहाँ क्या कंडीशन होती है, यहाँ ये कंडीशन हो जाती है कि ए ने बी को इन्फॉर्म नहीं किया होता है, कि उसके इंटेंशंस को इन्फॉर्म नहीं किया होता है. सो बी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स, तो बी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उस चीज़ के लिए. ऑफ द हॉर्स द डॉक्ट्रीन ऑफ द कैवेट एम्पेटर विल अप्लाई, यहाँ पर सिद्धांत लागू होगा किसका? कैवेट एम्पेटर का. However, the buyer can shift the responsibility. अब अगर बायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी हो, देनी हो सेलर पे, कि हाँ ये हो सकता हो कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है वो सेलर पे भी आए, टू सेलर, इफ़ द 3 फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अगर क्या होता हो, 3 कंडीशन फुलफिल होती हों, जो कि इस तरह से हैं. दे आर, इफ़ द बायर शेयर्स विद सेलर हिज पर्पस, अगर जो बायर है वो शेयर करता है अपना पर्पस, कोई वस्तु या सामान खरीदने का. और दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज़ इफ़ द बायर रिलाइज, अगर बायर निर्भर होता है सेलर की, विक्रेता की नॉलेज पर, एंड और द टेक्निकल एक्सपर्टाइज, या फिर तकनीकी विशेषज्ञता पर, ऑफ द सेलर, एंड द सेलर सेल सच गुड्स, और सेलर जो है वो सच गुड्स खरीद लेता है. सो दीज वर दी फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ the responsibility to give on the seller, and I also described about the caveat emptor. Thank you.